today's lecture is all about work energy theorem, a new concept. सी एक चीज जो समझने वाली है, मैं यहाँ पर एक वर्ड लिख रहा हूँ वर्क एनर्जी, ठीक है, और एक और वर्ड ऐड कर रहा हूँ थ्योरम. ये कभी 9th क्लास में भी एक छोटा सा टॉपिक था, बट इसको थोड़ा सा आज एडवांस लेवल पे पढ़ेंगे. क्या आपने कभी ये चीज़ इमेजिन की है कि अगर मैं, जैसे कल वाला एग्जाम्पल उठा रहा हूँ, अगर एक बॉल को मैं फोर्स लगा रहा हूँ तो बॉल के अंदर कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट भी आ रही है और उसकी वेलोसिटी भी उसने अचीव कर ली. इनिशियल अगर काइनेटिक एनर्जी की बात करूँ तो शायद काइनेटिक एनर्जी जीरो थी. फाइनल काइनेटिक एनर्जी की बात करूँ तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी नॉन जीरो है. तो मैं बोल सकता हूँ कि मैंने जब फोर्स लगाया कुछ डिस्प्लेसमेंट आई और साथ में एक और चीज देखने को मिली, डेट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. ओके, तो देन जिस फुटबॉल को मैंने किक किया था उसने कुछ वेलोसिटी भी गेन की और सामने से अगर मैं इसको दोबारा फोर्स लगा दूं तो क्या मैं इसी फुटबॉल को रोक भी पाऊंगा? और रोकने के लिए भी मुझे क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा, राइट. तो मैं बोल सकता हूं कि यहां पर भी मैं एक वर्क डन करूंगा, राइट, यहां पर भी मैं एक वर्क डन करूंगा, तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी को मैं शायद दोबारा से जीरो कर दूं. जो मुझे बात समझ आ रही है वो ये समझ आ रही है कि भाई अगर आप किसी भी बॉडी पर कुछ वर्क डन करोगे, किसी भी बॉडी पर कोई भी वर्क डन करोगे, तो इट विल डायरेक्टली लीड टू इट्स चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. चाहे कोई मर्जी एग्जांपल उठाकर देखो, ठीक है. अब क्वेश्चन अराइजेस कि ये वर्क डन बाय क्या हो सकता है, जैसे कि वर्क डन बाय मैकेनिकल फोर्स, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, या वर्क डन बाय क्या. तो कई किताबों में लिखा हुआ है कि सिंपल वर्क डन इज बेसिकली चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. बट आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि वर्क डन की बहुत बड़ी कैटेगरी है. जैसे कि एक बॉडी पर जितने भी पॉसिबल फोर्सेस लग सकते हैं, क्योंकि यहां पर शायद अप्लाइड फोर्स ना हो, यहां पर शायद फ्रिक्शनल फोर्स भी हो, यहां पर शायद एयर फ्रिक्शन भी हो. समझो इस चीज को जरा जो मैं बता रहा हूं, यहां पर हो सकता है फ्रिक्शनल फोर्स सरफेस में, सामने से एयर फ्रिक्शन भी हो, राइट. तो यहां पर जो इसकी परफेक्ट डेफिनेशन बनती है वो ये बनती है कि किसी भी बॉडी पर वर्क डन हो बाय ऑल फोर्सेस, चाहे वो इंटरनल हो, चाहे वो एक्सटर्नल हो, चाहे वो कंजर्वेटिव हो, चाहे वो नॉन कंजर्वेटिव हो, वो वर्क डन हमेशा किसके इक्वल होगा? फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, राइट. चलो, जैसे कि मैं बोल रहा हूं कि वर्क डन में क्या क्या आ सकता है? कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, इंटरनल फोर्स का वर्क डन, एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन. इन सब से जो भी मुझे मिलेगा वो किसको बदलेगा? काइनेटिक एनर्जी को, राइट. जैसे कि एक छोटा सा और हम एग्जांपल लेते हैं, इसको मैं फिलहाल रब कर रहा हूँ, ये चीज समझने वाली, इसको भी ड्राइव भी करूंगा मैं. अगर मैं आपको ये बोलूं कि किसी भी इंक्लाइंड प्लेन पर एक बॉल को मैंने नीचे अभी ग्राउंड से कुछ ऊपर रखा हुआ है, h हाइट पर, h1 हाइट पर, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं कि इसको मैं यहां से क्या एक अप्लाइड फोर्स दे रहा हूं नीचे से, जिससे ये बॉल कुछ दूरी ऊपर जाएगी, राइट. और मेरी ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग ये हाइट है h2 और इसको यहां से यहां जाने में टाइम लगा t. तो अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम मुझे क्या लिखना चाहिए यहाँ पर? क्या सिर्फ मैं ये लिख दूं वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स इज बेसिकली इक्वल टू u इज इक्वल टू 0, u इज इक्वल टू v, यानी कि यहाँ पर क्या था हाफ mv स्क्वायर जो कि था 0, यहाँ पर क्या था हाफ mv स्क्वायर जो कि था नॉन जीरो. क्या मुझे सिर्फ इतना लिख देना सफिशिएंट होगा कि जो मैंने यहाँ पर वर्क डन किया वो क्या आया? हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर. अगर मैं सिर्फ ये बात लिख रहा हूँ तो मैं बहुत गलत लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर वर्क डन सिर्फ अप्लाइड फोर्स की वजह से नहीं हो रहा होगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पर इस बॉल पर देखो कितने फोर्स एक्ट कर रहे हैं. आपका अप्लाइड फोर्स एक्ट कर रहा था ऐसे, फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रहा था ऐसे, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट कर रहा था ऐसे, फोर्स ड्यू टू नॉर्मल रिएक्शन एक्ट कर रहा था ऐसे, और अगर एयर रेजिस्टेंस हुआ तो एयर रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा होगा सामने से, राइट. तो जो चीज़ें आपको बिल्कुल बाहर से नजर आ रही है, अगर आप उसको ढंग से समझने की कोशिश करो तो किसी भी बॉडी का अगर काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रहा है तो वो सिर्फ आपके अप्लाइड फोर्स की वजह से चेंज नहीं हो रहा है, और आपका अप्लाइड फोर्स भी एग्जैक्ट इफेक्ट नहीं दे रहा है, क्योंकि उसको रोकने के लिए कहीं ना कहीं फ्रिक्शन होगा, कहीं ना कहीं उसका वेट mg भी डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा, और कहीं ना कहीं यहाँ पर एयर फ्रिक्शन भी अगर आप काउंट करो तो हो सकता है, राइट. तो इसलिए जो मुझे परफेक्ट लिखना है, व्हाट इज बेसिकली वर्क एनर्जी थ्योरम? वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस ऑन अ बॉडी
will leads to change in its kinetic energy। लेकिन यहाँ पर भी अभी भी एक छोटी सी मिस्टेक क्या है, देखो अगर मैं लिख रहा हूँ ना यहाँ पर ऑल फोर्सेस, अब हमको जो समझ आ रहा है वो ये लिख रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है, लेकिन अब इस बात को इग्नोर कर रहे हैं कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज हो रही है। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मैंने आपको बताया नहीं है हालांकि अभी, बट आपको शायद 9th क्लास से इतना तो इन्फॉर्मेशन होगी कि किसी भी बॉडी की अगर मैं हाइट चेंज कर दूं तो उसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है, जो नेट वर्क डन होगा, टोटल वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, इट विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, राइट। तो अभी क्योंकि हमने सिर्फ काइनेटिक एनर्जी का कंसेप्ट किया, इसलिए मैं आपको ये लिखवा रहा था कि वर्क डन विल लीड टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, बट अगर बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज हो रही होगी तो आपको यहाँ पर ये मेंशन करना पड़ेगा। यानी कि एक बॉडी पर वर्क डन जो हो रहा है सभी फोर्सेस की वजह से, दैट शुड बी इक्वल टू बॉडी की एनर्जी चेंजेस, जितनी भी एनर्जी चेंजेस देखने को मिलेगी, जैसे कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, अगर यहाँ पर मैंने कोई स्प्रिंग लगा रखा होता है ऐसे, और यहाँ पर ऊपर टॉप पे इसको फिट कर रखा होता, तो देखो सिनेरियो क्या बनता, तो सिनेरियो कुछ ऐसा बनता, काइनेटिक एनर्जी में चेंज आया, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आया, और ये बॉल जब स्प्रिंग को कंप्रेस करती तो स्प्रिंग के अंदर भी एक स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती। तो यहाँ पर क्या आता, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग आल्सो। तो आपको ये ऑब्जर्व करना होगा वर्क एनर्जी थ्योरम में, किसी बॉडी को अगर मैं कहीं पर भी प्लेस कर रहा हूँ तो कितनी एनर्जीज में चेंज आ रहा है और कितनी फोर्सेस की वजह से वो चेंज आ रहा है। तो यहाँ से ये वर्क एनर्जी थ्योरम अच्छे से डिफाइन होती है। आई होप कि आपको ये बात समझ आई होगी कि हम किस तरह से अगर कॉम्पिटिटिव अप्रोच रखेंगे तो हम इन बातों को इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन अगर सीबीएसई क्वेश्चंस की बात करूं, सीबीएसई में सिर्फ यही कहानी चलती रहेगी, वर्क डन इज बेसिकली हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम वी स्क्वायर। लेकिन कॉम्पिटिटिव में फ्रिक्शन भी आएगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी आएगा, और अभी आप देखते रहो कि क्या क्या आने वाला है। इसको अगर चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो। अगर मैं वर्क एनर्जी थ्योरम की डेरिवेशन की बात करूं, अगर आप सीबीएसई के लिए प्रिपेयर करो तो सीबीएसई में डेरिवेशन आती है एक्सप्लेन वर्क एनर्जी थ्योरम एंड ड्राइव इट्स एक्सप्रेशन बाय एनी मेथड, राइट। तो देखो जैसे मैंने कल किया था बिल्कुल वैसे ही होगा एक्सप्रेशन। अब यहाँ पर आप ये मान के चलो कि इनिशियली कोई बॉडी ऑलरेडी किसी न किसी वेलोसिटी से मूव कर रही है, यू वेलोसिटी से, राइट, नॉट इक्वल टू 0, लेकिन आपने फिर भी इसको क्या एक फोर्स लगा दिया, एफ अप्लाइड फोर्स। मान के चलो कि यहाँ पर कोई फ्रिक्शन नहीं है, स्मूथ सरफेस है। जब आपने फोर्स लगाया होगा और बॉडी गई सामने की तरफ, है ना, फोर्स लगाया बॉडी सामने की तरफ, शायद आपको बताया गया था कि जो पॉजिटिव वर्क डन होगा वो हमेशा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा वेलोसिटी को, और यू कैन से इंक्रीज करेगा काइनेटिक एनर्जी को। तो यानी कि जो इसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी मिलेगी या फाइनल वेलोसिटी मिलेगी वो क्या हो जाएगी, अब इस वक्त v नॉट इक्वल टू 0 एंड v शुड बी ग्रेटर देन u, राइट। अच्छा, ये तो था वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, ठीक है। अभी मैं कांस्टेंट फोर्स की बात कर रहा हूं, तो कांस्टेंट फोर्स के लिए बिल्कुल आसान सी कहानी थी। क्या, अगर मैं काइनेमेटिक्स लगाऊं, यहाँ पर ये डिस्टेंस s ले लूं, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, और s को अगर मैं a को डिफाइन करूं तो a क्या हो जाएगा इस बार, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में 2a। और अगर मैं वर्क डन को डिफाइन करूं तो वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, कुछ भी नहीं है। देखो कल वाला एक्सप्रेशन ये सारा का सारा, फोर्स को लिख सकता हूं m इनटू a, यहाँ पर s, पुट a इन दिस इक्वेशन नंबर 2, सपोज दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2, यू कैन पुट 1 इन हियर इन दिस इक्वेशन, सो w विल बी m s v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में 2a। इस तरह से आपको ये देखने को मिल रहा है यहाँ पर कि जो, सॉरी यहाँ पर आएगा s, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, यहाँ पर s आएगा, है ना। तो s से s कैंसिल, तो यहाँ पर क्या मिला, जो वर्क डन आपने किया उसने हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, जैसे कि मैं बोल रहा था कि आपका अप्लाइड फोर्स था यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर मैंने देखो एयर फ्रिक्शन नेग्लेजिबल माना नहीं, जो सरफेस है वो भी स्मूथ ले लिया, तो यानी कि सारा का सारा जो वर्क डन था वो किसके वजह से था, अप्लाइड फोर्स की वजह से, राइट। तो वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स कितना मिल गया आपको, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, जिसको आप क्या लिख सकते हो, डेल्टा के, ठीक है। तो ये था वर्क एनर्जी थ्योरम बाय कांस्टेंट फोर्स। अगर ये चीज मुझे वेरिएबल फोर्स से करनी होती तो क्या करता मैं, देखो यही चीज अगर मुझे वेरिएबल फोर्स से करनी होती तो मैं क्या करता, तो मैं ऐसा लिखता कि स्मॉल वर्क डन जो हुआ वो क्या था, एफ इंटू में डी एस, पॉजिटिव डायरेक्शन, मतलब पॉजिटिव है दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में, तो यानी कि cos 0 डिग्री। तो डी डब्ल्यू अगर मुझे कंप्लीट वर्क डन निकालना है तो वो क्या होना चाहिए, एम ए डी एस, राइट। अच्छा, अभी लिमिट में डिफाइन नहीं कर रहा हूँ, लिमिट अभी देखो कैसे डिफाइन करेंगे। कल वाली बात याद करो,
m इंटू ए को लिखा जा सकता है dv बाई dt, यहाँ पर क्या है ds। अब ये मेरे को काइनेटिक एनर्जी के विद रिस्पेक्ट टू निकालना है, तो मुझे पता है कि मुझे dv को यहाँ पर अकेला छोड़ना है और ds बाई dt को क्या लिखना है v, तो ये बन जाएगा आपके पास mv dv। अब लिमिट डिफाइन कर सकते हो कि इनिशियली वेलोसिटी क्या थी u, पिछली बार जब हमने किया था तो यहाँ लिया था 0 जब काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन निकाला था। इस पर मैं क्या बोल रहा हूँ कि बॉडी की वेलोसिटी पहले u थी और अब कितनी हो गई है v। अब मैं इसको अगर सोल्व करूँ तो कंप्लीट वर्क डन जो मिलेगा वो मिलेगा mv स्क्वायर डिवाइड बाय 2, लिमिट्स क्या चल रही है बच्चों यहाँ पर u से v, और जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो मिलेगा अपर लिमिट हाफ mv स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट, राइट। तो अगेन दिस इज अ वर्क डन जो कि सिर्फ और सिर्फ अप्लाइड फोर्स की वजह से, क्योंकि ना एयर फ्रिक्शन मैंने कंसीडर किया यहाँ पर, ना सरफेस का फ्रिक्शन कंसीडर किया, तो जो नेट वर्क डन है वो भी क्या आ गया आपके पास हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर। सो दिस इज बेसिकली वर्क एनर्जी थ्योरम अकॉर्डिंग टू सीबीएसई बुकलेट्स और जो भी आप स्कूल में कर रहे हो। अब इसको थोड़ा सा प्रो लेवल पर लेकर चलते हैं, ठीक है। इसको आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो, ये आपका सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव हो सकती है किसी बॉडी की? सोचो जरा इस बारे में और मुझे आंसर करो। सबसे कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन, कैन अ बॉडी have negative kinetic energy? Think about it. तो देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है लेकिन बहुत मुश्किल नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। सी, अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं, वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है, दैट इज ट्रू, बट अगर मैं काइनेटिक एनर्जी के एक्सप्रेशन की बात करूं तो वो क्या होता है हाफ एम वी स्क्वायर। वी अगर नेगेटिव आ भी गया तो लेकिन यहाँ पर तो स्क्वायर है, तो वो वैल्यू बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगी पॉजिटिव, मास कैन नेवर बी नेगेटिव, राइट। तो यानी कि काइनेटिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती, राइट। ये बात आपको पता होनी चाहिए। चलो अब एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन जो आपको आना चाहिए कंसेप्चुअली। मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या काइनेटिक एनर्जी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करती है? माय क्वेश्चन इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी depends on frame of reference, yes or no, and give a valid explanation. सोचो इस बारे में, दिमाग लगाओ। तो बिल्कुल सिंपल से इसको एग्जांपल से समझते हैं बच्चों। अगर मान लो कोई मूविंग बस है और एक पर्सन है, मान लो यहाँ पर सी ने एक बॉल को ए की तरफ फेंका, ए से पूछा कि बताओ बेटा काइनेटिक एनर्जी कितनी है, तो इस मूविंग बस के अंदर ए बताएगा कि काइनेटिक एनर्जी है लेट अस से एक्स। अगर उसी चीज को मैं पूछूंगा बी से, अब बी एक मूविंग बस को देख रहा है जिसके अंदर 2 पर्सन है और उस पर्सन से जो बॉल है वो भी सामने की तरफ जा रही है, तो उसके लिए ये फ्रेम क्या हो गया, एक्सेलरेटेड फ्रेम हो गया। यानी कि दोनों के लिए जो देखने का तरीका है वो अलग अलग होगा। अब ये बोलेगा कि भाई वेलोसिटी तो वाई है, मतलब काइनेटिक एनर्जी तो वाई है, और जब आप ऑब्जर्व करोगे तो एक्स ऑलवेज नॉट इक्वल टू वाई आएगा, राइट। यानी कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करती है। किसी के लिए कोई चीज़ कम तेज और किसी के लिए कोई चीज़ ज़्यादा तेज और किसी के लिए कोई चीज़ रेस्ट पर हो सकती है। अगर मैं बोलूँ कि ये बस मूव कर रही है और अब दोनों पर्सन एक दूसरे के आमने सामने बैठे हुए हैं, अगर मैं बी से बोलूँ बी बता सी की काइनेटिक एनर्जी कितनी है, अगर पूरे बस की वेलोसिटी भी है तो ये बोलेगा इसकी काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम वी स्क्वायर। लेकिन ऐसे पूछूंगा तो ये बोलेगा नहीं भाई ये तो 0 है, सामने तो बैठा है मेरे, राइट। तो अगर मैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस को चेंज कर दूं तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू चेंज हो जाएगी। इस बात को समझना जरा। इन फ्यूचर में स्यूडो फोर्स भी लेकर आऊंगा इस कंसेप्ट के अंदर। तो ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या काइनेटिक एनर्जी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करती है, तो आंसर है यस इट डिपेंड्स। क्योंकि आपने जब रिलेटिव मोशन किया था, याद करो वो पुलिस और थीफ प्रॉब्लम, मंकी ट्रेन प्रॉब्लम, एक मंकी जो एक बस की छत पे चल रहा है और जो सामने मंकी है वो बस की छत पे चल रहा है, अगर वो एक दूसरे को देखेंगे तो उनके लिए काइनेटिक एनर्जी कुछ और होगी और जो ग्राउंड से देखेगा उसके लिए काइनेटिक एनर्जी कुछ और होगी, राइट। तो चलो हम कुछ क्वेश्चंस पे ट्राई करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या मजा आएगा। सी, अब एक क्वेश्चन देखो जरा। अब वर्क एनर्जी थ्योरम पर हम कुछ 10-15 प्रॉब्लम्स उठाएंगे और अच्छे लेवल की प्रॉब्लम्स लेकर जाएंगे। यहाँ पर आपको क्या बोला गया कि एक बॉडी पर लगा फोर्स और उसका जो मोशन है वो इस ग्राफ से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब इस ग्राफ से ये समझ आ रहा है कि जब टाइम 0 था तो वेलोसिटी 10 थी, लेकिन टाइम जैसे ही 2 सेकंड हुआ
2 सेकंड पर बॉडी क्या आ गई, रेस्ट पर आ गई। देखो कमाल की बात, मुझे पूछा वर्क डन, लेकिन मुझे ये नहीं बताएगा कि कितना डिस्टेंस कवर हुआ या कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं दी, सिर्फ ये बोला कि बॉडी का मास इतना है। तो ऐसे केसेस में आपको क्या यूज करना होता है, वर्क एनर्जी थ्योरम, राइट। तो इसको एक बार टैकल करो, देखो कि आप कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। मैं आपको ऑप्शंस देता हूँ इसके, अगर आप ऑप्शन से इसको कर पाओ। इसके 4 ऑप्शंस जो है वो ये है, -100 जूल, +100 जूल, -150 जूल, +200 जूल, राइट। इसको ट्राई करो, ये कर सकते हो, इजी क्वेश्चन है बिल्कुल, है ना। सी इस क्वेश्चन को करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। आपसे नेट वर्क डन पूछा है, अब ये देखो कि यहाँ पर क्या वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई हो रही है, तो बिल्कुल हो सकती है। आपको अल्टीमेटली सिर्फ वेलोसिटीज की वैल्यू पता करनी आनी चाहिए। इनिशियल वेलोसिटी यानी कि t0 पर वेलोसिटी कितनी है, 10, तो v इनिशियल कितना आ गया बेटा, 10। t जब 2 सेकंड हुआ तो वेलोसिटी कितनी हो गई, 0। यहां पर ना एक चीज पहले से क्लियर हो गई कि एनर्जी जो वेलोसिटी है वो पहले ज़्यादा थी और बाद में कम हो गई, तो डेफिनेटली एक्सेलरेशन भी नेगेटिव है और वर्क डन भी नेगेटिव आना चाहिए, राइट। चलो देखते हैं अभी। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, ½ v फाइनल का स्क्वायर -½ v इनिशियल, है ना। फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो आपको पता लग ही रहा है कि ये तो 0 ही है, क्योंकि v फाइनल क्या 0। तो नेट वर्क डन कितना है, 0 -1/2, मास कितना है 2, i यानी कि 10 का स्क्वायर, 2 से 2 उड़ा दो, तो यानी कि जो नेट वर्क डन आएगा बच्चों वो आएगा 100 जूल नेगेटिव में, राइट। तो वर्क डन कैन बी नेगेटिव। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को टैकल कर सकते थे। अब एक और प्रॉब्लम करते हैं और देखते हैं फिर क्या आंसर आएगा। तो देखो इस क्वेश्चन को करना कैसे, ये क्वेश्चन भी एक आपको मैं बिल्कुल उसी तरह दे रहा हूँ, एक इक्वेशन फॉर्म बनाकर। एक बॉडी है जिसका मास है 10 kg और उस पर एक फोर्स लग रहा है जिससे उसका जो मोशन है वो कुछ इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग है, t = √x + 3। और आपको ये बताना है कि जो फोर्स उस बॉडी पर लग रहा है 0 से लेकर 6 सेकंड तक कितना वर्क डन करेगा, राइट। अच्छा, तो देखो करने का तरीका क्या है। अब मुझे कहीं ना कहीं वर्क डन निकालना है और मुझे ये भी पता है कि ½ mv² - ½ mu² चाहिए, तो मुझे वेलोसिटी तक पहुंचना पड़ेगा। और आपको सामने की इक्वेशन नजर आ रही है, t = √x + 3। तो सबसे पहला काम क्या मैं ये लिख सकता हूँ, √x = t - 3। फिर अगला काम, क्या मैं स्क्वेयरिंग कर दूँ दोनों साइड, तो ये बन जाएगा t - 3 का होल स्क्वायर। और फिर जब इस आइडेंटिटी को ओपन करोगे तो ये बन जाएगा t² + 9 - 60, ठीक है। अब इसको देखो, आप x के फॉर्म में कन्वर्ट कर चुके हो और आपको पता है वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी dx/dt। तो जब डिफरेंशिएट करोगे बच्चों तो ये आ जाएगा 2t, 9 का डिफरेंशिएशन 0 विद रिस्पेक्ट टू t, और -60 का -6। तो v आपने जनरलाइज फॉर्म में क्या लिया है, 2t - 6। अब t = 0 पर आपको मिलेगी इनिशियल वेलोसिटी, कितनी मिल रही है, -6 मीटर/सेकंड। और t = 6 सेकंड, t = 6 सेकंड पर कितनी मिल रही है फाइनल वेलोसिटी, वो मिल रही है आपको 2 × 6 - 6, यानी कि फाइनल मिल रही है आपको +6 मीटर/सेकंड। अगर मैं यहाँ पर वर्क डन = ½ m v² - u² में पुट करूँ तो मुझे जो मिल रहा है एक्सप्रेशन वो कुछ ऐसा मिल रहा है, 1/2 मास 10, फाइनल वेलोसिटी कितनी है 6 का स्क्वायर, माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी है -6 का स्क्वायर, और ये तो मुझे वर्क डन कितना मिल गया 36 - 36 यानी कि 0। यानी कि जो भी फोर्स लग रहा था उसने इस पर्टिकुलर बॉडी पर कोई वर्क डन नहीं किया। इसका ये मतलब वो शायद वो जो फोर्स लग रहा था वो लग रहा था 90 डिग्री पर, राइट। और इस तरह से आप बोल सकते हो कि जो बॉडी है उस पर जो नेट वर्क डन है बाय दिस फोर्स वो क्या है 0। ये कहीं ना कहीं आपको ऐसा समझ आ रहा होगा कि शायद हो सकता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि शायद ये सर्कुलर मोशन का कंसेप्ट है। देखिए कैसे हो सकता है कि ये शायद सेंट्रीपिटल फोर्स है। ये मैं बात क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि देखो अब आपको एक चीज और एक्सप्लेन करता हूं कि सर्कुलर मोशन में, ये आप चाहो तो की पॉइंट्स में ऐड कर सकते हो, व्हेनेवर देयर इज अ सर्कुलर मोशन नेट वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन अ बॉडी इज 0। क्यों? क्योंकि जब भी बॉडी सर्कुलर मोशन में होगी उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होगी, अलोंग टेंजेंट, और सेंट्रीपिटल लगेगा हमेशा सेंटर पे।
तो यानी कि जो नेट वर्क डन होगा वो हमेशा क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि कोस थीटा क्या आ जाएगा यहाँ पर 90 डिग्री। ठीक है। अच्छा, अगर सेंट्रीफ्यूगल की बात करूँ तब भी क्या होगा, 0। अभी भी एंगल क्या 90 डिग्री है। ठीक है। अब मैं ये जो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है, ये क्या नज़र आ रहा है कि पहले थी उसकी जो वेलोसिटी -6 लेकिन बाद में 6 हो गई। तो इससे हम ये बोल सकते हैं कि शायद सर्कुलर मोशन में कोई ऑब्जेक्ट 6 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा था, कोई सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा था, और यहाँ पर पॉइंट ए पर जो वेलोसिटी थी वो थी ये 6 - i कैप मीटर पर सेकंड, और बी पर जो वेलोसिटी थी वो कितनी थी, 6 मीटर पर सेकंड इन पॉजिटिव आई कैप, यानी कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस। और शायद सेमी सर्कुलर पाथ को जो कवर किया गया वो सिर्फ 6 सेकंड में कवर किया गया। ये मेरी खुद की ऑब्जर्वेशन है। क्यों? क्योंकि देखो 6 सेकंड में जब आपने ऑब्जर्व किया तो वो था यहाँ पर 6 - i कैप, और आफ्टर 6 सेकंड वही वेलोसिटी क्या पॉजिटिव बन गई। तो यानी कि सेमी सर्कल में जो बॉडी घूम रही थी उसने 6 सेकंड के अंदर ये रेवोल्यूशन कंप्लीट कर दिया। और इस पर लगने वाला फोर्स जरूर क्या होगा, सेंट्रीपिटल, तभी नेट वर्क डन क्या आ रहा है, तभी नेट वर्क डन कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। राइट। तो ये मेरी खुद की प्रेडिक्शन थी, मैंने यहाँ पर ऑब्जर्व किया कि हाँ ऐसा पॉसिबल है। वर्क डन 0 की एक एग्जांपल मिल गया आपको कि भाई वर्क डन 0 है, वेलोसिटी भी चेंज हो रही है। वर्क डन 0, वेलोसिटी में चेंज, तो डेफिनेटली ये काम किसका हो सकता है, सेंट्रीपिटल फोर्स का, एक सर्कुलर मोशन में। ठीक है, इसको नोट डाउन करो, फिर आगे कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। सी देयर इज वन मोर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल का है, इसको आप प्लीज खुद से ट्राई करने की कोशिश करना। एक बहुत ज्यादा रफ सरफेस है, राइट, ए से लेकर बी तक, और इस सरफेस के बिल्कुल यहाँ टॉप पर हमने एक 5 kg का ब्लॉक रखा। कंडीशन ये दे रखी है कि ए से बी तक ये ब्लॉक स्लाइड करता हुआ गया, लेकिन बीच में भी स्किप नहीं हुआ, मतलब कि बिल्कुल उठा नहीं, बिल्कुल सरफेस से चिपका रहा हमेशा। आपको ये बताना है कि इस पूरी जर्नी में फ्रिक्शन ने कितना वर्क डन किया, राइट। अगर मैं आपको बोलता कि ग्रेविटी ने कितना वर्क डन किया, वो प्रिडिक्ट करना आसान है, mgh आप कर देते। ये आपको कई बार बताया भी है कि उसमें डजेंट मैटर कि ये क्या चीज़ है, आपको हाइट देखनी है। इनिशियली पॉइंट यहाँ पर था और फाइनली यहाँ पर आ गया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि बताओ वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या होगा। तो अगर आपको कभी ऑप्शंस मिल जाए जैसे मैंने दे रखे हैं, तो कॉमन सेंस यूज करना कि फ्रिक्शन हमेशा किसी बॉडी पर नेगेटिव वर्क डन करता है, क्योंकि फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट टेंजेंशियली इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन ऑफ बॉडी, राइट। तो अगर मैं इसको करूं तो देखो ये कैसे होगा क्वेश्चन, ध्यान से देखना इसको। अगर मैं लिखूं जनरली कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन, जो बात बिल्कुल ट्रू है वो लिख रहा हूं यहां पर कि फ्रिक्शन, अगर देखो मान लो ब्लॉक कहीं यहां पर आ गया तो फ्रिक्शन डेफिनेटली बैकवर्ड एक्ट कर रहा होगा। फ्रिक्शन काइनेटिक है, इसलिए मैं एफ के लिख रहा हूं पीछे की तरफ। आपको पता है कि जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है वो किसके इक्वल होता है, म्यू आर के इक्वल, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन तो यही होगा ना एक पर्टिकुलर पॉइंट पर। तो फ्रिक्शन को मैं ये भी लिख सकता हूं म्यू एम जी कॉस थीटा, ये बात हमने पहले भी पढ़ी हुई है। और टोटल जो डिस्प्लेसमेंट है यहाँ से लेकर यहाँ तक वो क्या है, एस। हम एक काम करते हैं, यहाँ पर छोटा सा मैं बोलता हूँ कि यहाँ से लेकर बॉडी जस्ट यहाँ पर मूव हुई, इस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ds ले ली पूरी जर्नी में, क्योंकि फ्रिक्शन यहाँ पर वेरिएबल हो सकता है, सरफेस पे फ्रिक्शन वेरिएबल हो सकता है, क्योंकि फ्रिक्शन एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, डिपेंड्स ऑन पाथ फॉलोड बाय द बॉडी। तो इसलिए अच्छा एक चीज़ जो और इंपॉर्टेंट है, फ्रिक्शन कांस्टेंट नहीं है, तो यहाँ पर एफ एस कॉस थीटा अगर मैं डायरेक्ट यूज करूँ तो उससे भी काम नहीं चलेगा। यहाँ पर कहीं ना कहीं इंटीग्रेशन तो लानी पड़ेगी, क्योंकि ऐसा तो नहीं आना कि आपने एक बार फोर्स लगा दी और बॉडी सीधा नीचे चली गई। इनिशियल पॉइंट से लेकर फाइनल पॉइंट के बीच में फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है, और फ्रिक्शन एक वेरिएबल फोर्स है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, डिपेंड्स ऑन पाथ। तो इसलिए देखो अगर मैं बिल्कुल बेसिक बात करूँ यहाँ पर, तो वर्क डन जो फ्रिक्शन की वजह से होगा वो कितना होगा, एफ एस डी एस कोज 180 डिग्री, और मैं ले रहा हूँ कि स्मॉल वर्क डन अभी, ठीक है। स्मॉल वर्क डन क्या होगा, एफ एस डी एस कोज 180 डिग्री। एफ एस की वैल्यू क्या आई आपके पास, म्यू एम जी कॉस थीटा इंटू में डी एस। कोस थीटा को अगर मैं यहाँ पर अभी कोस थीटा ही रहने दूँ, तो एक चीज़ जो हम यहाँ चेक कर सकते हैं कि इसको हम ऐसे देख सकते हैं कि अगर जनरल एक्सप्रेशन लगाऊं यहाँ पर कि जो स्मॉल वर्क डन है वो क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स इनटू में ds और नेगेटिव वैल्यू, ठीक है।
cos 180 लगा दिया मैंने डायरेक्ट, माइनस आ गया आगे। अब फ्रिक्शन के साथ अपने आप भी cos थीटा जुड़ा हुआ है, मैं इसलिए यहां पर इसको दोबारा करूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। देखो cos थीटा 2 बार आ रहा था, अगर आप इसको खोल के लिखना चाहो, माइनस नहीं लगा रहे अभी, तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। देखो पहले एफ एस की वैल्यू क्या आएगी, म्यू एम जी cos थीटा। ये cos थीटा जो है वो ये वाला एंगल होता है जो हम यहां पर देखते हैं, इंक्लाइनेशन, राइट। लेकिन अभी मैं देख नहीं सकता एंगल ये वाला, इसको भी 2 मिनट के लिए होल्ड करो। और साथ में क्या है, ds, और फिर क्या लगाओगे आप, cos 180 डिग्री। ये cos 180 डिग्री कौन सा एंगल है, जो आप फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के विद रिस्पेक्ट टू देख रहे हो। तो इसलिए जो पूरी इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी, माइनस म्यू एम जी डी एस कॉस थीटा इज बेसिकली इक्वल टू डी डब्ल्यू। सी, अब आप यहां पर क्या करोगे, देखो इस पर्टिकुलर फैक्टर को ध्यान से देखो, डी एस कॉस थीटा। मैं इस पर्टिकुलर जर्नी में एक छोटा सा ट्रायंगल कट कर रहा हूं। देखो छोटा सा ट्रायंगल जो कट किया वो कुछ ऐसे कट किया मैंने। ये जो एंगल है, अगर इसको मैं थीटा मान लूं, ये जो क्या होगा, ये ds होगा, ये वाला जो डिस्टेंस है यहां से लेकर यहां तक, ये डिस्टेंस क्या होगा, dx, और ये डिस्टेंस क्या होगा, dy। सी, अगर मैं यहां पर एक ट्रायंगल कट करूं ऐसे, राइट, और इसको मैं बोल लूं कि छोटा सा हिस्सा तो स्ट्रेट है यहां पर, ये जो है ये क्या होगा, dx, x एक्सिस पर छोटा सा डिस्टेंस, ये क्या होगा यहां पर dy, और ये क्या है ds। अब एक चीज देखो जरा, अगर मुझे dx निकालना हो, dx क्या है, बेसिकली बेस। अगर मैं dx अपॉन में हाइपोटेन्यूज कर दूं तो मुझे क्या मिलता है, cos थीटा। अगर मैं बेस बाय हाइपोटेन्यूज लेकर चलूं, देखो यहां पर ये 90 डिग्री, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, तो dx की वैल्यू को क्या लिखा जा सकता है, ds cos थीटा, इस छोटे से ट्रायंगल में। अगर आप ध्यान से देखो तो मैं इस ds cos थीटा को एलिमिनेट करके क्या लिख सकता हूं, dx। सी, मैं इस छोटे से ds को एलिमिनेट करके dx की फॉर्म में चला सकता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तो मुझे पता है 2 मीटर, लेकिन मुझे ये नहीं दे रखा यहां पर कहीं पर भी, राइट। तो मैं यहां पर क्या कर सकता हूं, या तो मैं लिमिट लूंगा 0 से 2, अदरवाइज मैं ये हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट करूंगा और इसी फॉर्म में चला दूंगा। लेकिन फिर यहां पर प्रॉब्लम क्या आएगी कि आप थीटा को कांस्टेंट नहीं रख पाओगे, क्योंकि थीटा हर जगह चेंज होगा। अरे ये जो cos थीटा है ना, देखो ये एंगल जो थीटा है, ये तो हर पॉइंट के लिए अलग अलग है, राइट। तो समझदारी किस में होगी कि आप इसको x की फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, ताकि ये cos थीटा एलिमिनेट कर दो आप। मेरे पास 2 ऑप्शन थे, मैं दोबारा बता रहा हूँ। मैं चाहता तो ये s निकाल सकता था, लेकिन जब मैं s की फॉर्म में करता तो हमेशा cos थीटा फॉर्मूले में रहता, ये एलिमिनेट ना होता, और cos थीटा की वैल्यू यहाँ पर कुछ और होगी, यहाँ पर कुछ और होगी, यहाँ पर कुछ और होगी, क्योंकि सरफेस देखो कुछ ऐसा है। तो cos थीटा की आपकी इन्फिनिट वैल्यूज मिलेगी आपको हर पॉइंट पर, उसको प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। इसलिए आप क्या करोगे, इसको एलिमिनेट करोगे, जो स्मॉल वर्क डन आएगा वो क्या आएगा, म्यू एम जी डी एस cos थीटा की जगह क्या लिख दोगे आप, dx। अब ये आपके लिए बहुत आसान क्वेश्चन बन चुका है, क्योंकि इनिशियल जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस था वो क्या था, 0, और फाइनली कहा जाना इसने 2 मीटर पर। तो जो इंटीग्रेशन करोगे आप, उसमें आप क्या लिख दोगे, माइनस म्यू एम जी डी एक्स 0 से 2। अब इसको आप एक बार ट्राई करो जरा खुद से, देखो आंसर क्या आ रहा है आपके सामने, ऑप्शन है, देखो जरा ट्राई करो। तो बच्चों जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपको नजर आ रहा है कि म्यू एम जी क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट। तो माइनस म्यू एम जी को ले लो बाहर, dx का 1 का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा, x। अब आपको पता है अपर लिमिट और लोअर लिमिट जब आप पुट करोगे तो क्या मिलेगा, तो जब आप अपर लिमिट पुट करोगे तो क्या मिल रहा है यहाँ पर, माइनस म्यू की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 0.4, तो 0.4। एम मास कितना है यहाँ पर बच्चों, मास कितना है 5 kg, तो इंटू में 4। जी की वैल्यू आप पुट कर दो यहाँ पर 10, और x कितना है 2, माइनस लोअर लिमिट पुट करोगे तो सब कुछ 0 हो जाएगा। जब ये आप सोल्व करोगे, ये 4/10 लिख लो, ये 10 से 10 कैंसिल, तो 5 4 20, 22 माइनस, ये -40 जूल आपका आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप प्लीज नोट डाउन कर लो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये जेईई मेंस लेवल का क्वेश्चन है। अच्छा एक चीज और देखो, मैं आपको ये बोल रहा था कि मैं हाइपोटेन्यूज ले सकता हूँ, लेकिन एक्चुअल में हाइपोटेन्यूज भी नहीं लिया जा सकता यहाँ पर। क्यों नहीं लिया जा सकता, सरफेस देखो ऊबड़ खाबड़ है ये, देखो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ स्ट्रेट लाइन एंड लाइन लाइक दिस, राइट। तो यहाँ पर पाइथागोरस भी नहीं लग सकती थी, तो अल्टीमेटली आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता था, क्या कि cos थीटा को एलिमिनेट करो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेना, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सी नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये क्वेश्चन भी नीट लेवल तक आपको मिल सकता है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, कंसेप्ट को देखना समझना अच्छे से। एक पेंडुलम बॉब है जिसका मास है m, स्ट्रिंग से बंधा हुआ है जिसकी लेंथ है टोटल l, यहां से लेकर यहां तक।
इस पेंडुलम बॉब को अचानक किसी फोर्स की वजह से यहां पर ले जाया गया और रिलीज कर दिया गया। मान लो ये एंगल बन रहा है यहां पर थीटा। अब ये एसएचएम प्रोसेस कर रहा है। एसएचएम का मतलब क्या है कि टू एंड फ्रो मोशन पर है। मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि जब ये ओ से ए पर गया, इस ओ से ए की जर्नी में फाइंड नेट वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन पेंडुलम बॉब फ्रॉम ओ टू ए। अगर इसका मास m है, इसको प्लीज सोल्व करने की कोशिश करो, ये भी आप कर सकते हो, राइट। सी इस क्वेश्चन में करना क्या, पहली बात अब ये विजुलाइज करो कि ये लेंथ L है तो ये टोटल भी L होगी, लेकिन अपनी इनिशियल पोजीशन से ये बॉब अभी इतना डिस्टेंस ऊपर जा चुका है ना। ध्यान से देखना जरा इस चीज़ को। तो अगर मैं बोलूँ कि ये टोटल L है तो ये क्या होगी, अगर इसको मैं x बोल दूँ तो क्या ये L माइनस x होगी। ध्यान से देखना जरा इस चीज़ को। अच्छा, तो एक काम किया जा सकता है यहाँ पर, देखो अगर ये लेंथ L है, देखो लेंथ को वेक्टर नहीं बोलते लेकिन मैं वेक्टर फॉर्म में करवा सकता हूँ इसको। अगर ये लेंथ L है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये टोटल यहाँ तक कितनी होगी इस ट्रायंगल में। देखो ये थीटा, ये L, तो क्या आपको नहीं लगता कि ये यहाँ तक की जो लेंथ होगी, इसको मैं डायरेक्टली बोल देता हूँ, ये यहाँ तक की जो लेंथ होगी ये L cos थीटा होगी। देखो इन फ्यूचर इस चीज़ को भी ध्यान रखना, अगर आप लेंथ को कंपेयर करना चाहो, अगर ये L है, यहाँ पर थीटा एंगल बन रहा है L के साथ थीटा, तो ये क्या होगा L cos थीटा। नहीं यकीन आ रहा तो इसको आप करके देख सकते हो। लो मैं इसको x मान लेता हूँ, ठीक है। ये क्या आ गया 90 डिग्री, राइट। थीटा के सामने 90, ये क्या हाइपोटेन्यूज, और ये क्या हो गया परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया बेस, ठीक है। अगर मैं बेस बाय हाइपोटेन्यूज करूँ तो हमेशा मुझे क्या मिलेगा cos थीटा। बेस क्या बेटा x, h क्या है आपके पास L, तो x बाय L cos थीटा, वही तो मैं बोल रहा था आपको, ठीक है। तो इसलिए आप शॉर्टकट भी अप्लाई कर सकते हो कि ये ट्रायंगल ना देखो, ऐसे ही सीधा बता दो। तो ये L cos थीटा है, तो ये क्या होगा जो बची हुई लेंथ है, क्या ये L माइनस L cos थीटा होगी। सी टोटल L है जिसमें से ये क्या है L cos थीटा, तो ये क्या होगी L माइनस L cos थीटा। क्यों, क्योंकि अगर मैं इनका सम करूं L cos थीटा प्लस L माइनस L cos थीटा, तो मुझे क्या मिल रहा है L मिल रहा है। तो यानी कि पूरी स्ट्रिंग की लेंथ L थी हमेशा से। देखो इस पूरी जर्नी को मैं अब कैसे डिवाइड कर रहा हूं, ये पॉइंट O, ये पॉइंट A और ये पॉइंट B और ये पॉइंट A। तो वर्क डन फ्रॉम OB शुड बी एडेड विद वर्क डन फ्रॉम BA, जिससे मुझे क्या कंप्लीट वर्क डन मिल जाएगा बाय ग्रेविटी। देखो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ऐसे ऊपर गया ना ये, मैं ऐसे ले लेता हूँ इसको, और डजंट मैटर कि मैं ऐसे जाऊँ या कैसे भी जाऊँ, क्योंकि ग्रेविटी एक कंजर्वेटिव फोर्स है, डजंट डिपेंड ऑन पाथ फॉलोड। तो इनिशियल पॉइंट हुआ, फाइनल पॉइंट है, इसको मैं कैसे मर्जी कवर करूँ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब ये चीज देखने वाली है कि जब भी ये पेंडुलम बॉब यहां ऐसे मूव कर रहा होगा, तो इस पॉइंट पर हमेशा ग्रेविटी कैसे एक्ट कर रही है, ऐसे नीचे की तरफ। तो यानी कि डिस्प्लेसमेंट अगर मैं हर जगह देखूं तो क्या है, परपेंडिकुलर टू द फोर्स। तो ओ से लेकर बी तक अगर बॉब जाता तो नेट वर्क डन 0 होता। लेकिन यहां पर यह चीज देखो कि इस पॉइंट पर इनिशियल से लेकर फाइनल तक कितना वर्टिकल डिस्टेंस कवर हो चुका है, ये वाला, कि ये L माइनस L cos थीटा कवर हो चुका है। लेकिन इस पर हमेशा नीचे की तरफ क्या लग रहा था, mg लग रहा था, नीचे की तरफ mg लग रहा था। लेकिन ये देखो, इसको ना आप ऐसे ऑब्जर्व करो, ये घूमकर यहां ऊपर चला गया, हर वक्त इस पर नीचे की तरफ mg लग रहा था, लेकिन इसने फिर भी वर्टिकल डिस्टेंस कितना कवर कर लिया, L माइनस L cos थीटा। तो इस बात को आप ऐसे लिख सकते हो कि भाई ये ऊपर की तरफ डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई, L माइनस L cos थीटा, लेकिन फोर्स हमेशा से नीचे की तरफ कितना लग रहा था, mg। तो क्या ये वर्क डन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये वर्क डन के नेगेटिव हुआ, तो डेफिनेटली नेगेटिव हुआ। तो इससे आपको ये पता लगा कि आपका इन दोनों में से कोई एक आंसर बन सकता है, बाकी सारे आंसर एलिमिनेट हो गए। तो अगर मैं यहाँ पर वर्क डन निकालूँ तो क्या आ जाएगा,
फोर्स ऑफ ग्रेविटी यानी कि mg, और कितना डिस्टेंस l माइनस एल कॉस थीटा, साथ में कोस 180 डिग्री यानी कि -1। तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, माइनस एम जी, एल को कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा 1 माइनस। सो दिस इज योर नेट वर्क डन बाय ग्रेविटी व्हेन अ पेंडुलम मूव्स फ्रॉम मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन। लिख लो इसको, काम आएगा। सी देयर इज वन मोर क्वेश्चन। अ मास इज मूविंग in such a way that its motion can be explained by equation. Equation is v equals to root x into a root x, where a is constant. My question is, find the net work done see equation is like this। थोड़ा सा इक्वेशन में गड़बड़ी हो गई। इक्वेशन इज दिस, v equals to k root s, right? Now here k is constant and s is distance covered। यहाँ पर k constant है और s का मतलब है कि कितना डिस्टेंस कवर हुआ, राइट? और स्ट्रेट लाइन मोशन है ये। आपको ये बोला गया इसमें कि कैलकुलेट वर्क डन इन 0 to t सेकेंड्स बाय द फोर्सेज एक्टिंग ऑन दिस बॉडी। तो इस क्वेश्चन को आपने करने, मैं इसके आपको ऑप्शन दे देता हूँ। ऑप्शन ए mk² t अपॉन में √2, ऑप्शन बी mk4 t² अपॉन में 8, ऑप्शन सी mk√t, ऑप्शन डी mk² t² इंटू में 8। दिस आर द ऑप्शंस। इसको ट्राई करो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको कर सकते हो आप। सी इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको थोड़ी सी न्यूमेरिकल अप्रोच अच्छी लगानी पड़ेगी। देखो यहाँ पर ना प्रॉब्लम ये कि आपको v तो दे दिया कितना, k√s। अगर मैं यहाँ पर वर्क एनर्जी थ्योरम लगाऊं तो कुछ ऐसा बनना चाहिए, ½ mv² -½ mu²। लेकिन ये सब कुछ s की फॉर्म में आएगा और आप s को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि टाइम 0 पर क्या है और टाइम t पर क्या है। तो इसलिए पहले इसको आप सोल्व करो। देखो v को मैं क्या लिख सकता हूँ, ds/dt इक्वल्स टू k√s, है ना। यहाँ पर देखो मैं सीधा सीधा काइनेमेटिक्स पर आ रहा हूँ अभी। तो जो s वाली टर्म है उसको एक साइड कर दो, यानी कि ds अपॉन में √s शुड बी इक्वल टू k इंटू में dt। लिमिट्स लेते हैं हम, टाइम 0 से टाइम t और पोजीशन 0 से s। तो इसको जब मैं सोल्व करूंगा बच्चों, तो ये सोल्व करके कितना आएगा, s की पावर -1/2 + 1 अपॉन में -1/2 + 1, है ना। इंटीग्रेशन आपने करनी सीखी हुई है। ये तो हो जाएगा सोल्व करके kt, और लिमिट्स क्या चल रही है 0 से t, यहाँ पर क्या चल रही है लिमिट्स 0 से s। इसको सोल्व करके बच्चों ये बनता है √s और नीचे आएगा 1/2, तो ये आ जाएगा 2√s इक्वल्स टू kt। लिमिट्स प्लेस करने के बाद यहाँ से एक बार ना s को डिफाइन करो। s को डिफाइन करोगे तो क्या आएगा, देखो √s इक्वल्स टू kt/2 और s की वैल्यू क्या आ जाएगी, k² t² डिवाइड बाई 4। यानी कि जब टाइम 0 था तो s की वैल्यू भी क्या थी, 0 थी। अब ना ये देखो कि यहां पर अगर मैं वर्क एनर्जी थ्योरम लगाऊं, ½ mv² -½ mu², ½ mv² में 1/2m, v की वैल्यू कितनी है, k√s, तो k² इंटू s आ गया। देखो v की वैल्यू क्या है, k√s। देखो मैं लिख देता हूं यहां पर 1/2m, v की वैल्यू है k√s, तो k इंटू में √s का स्क्वायर माइनस u। अब इनिशियली u t = 0 पर देखो, t = 0 पर क्या, देखो t को 0 पुट करो, खत्म, तो 0। तो यहाँ पर क्या मिला, 1/2m k s² और s की वैल्यू अगर मैं डाल दूँ यहाँ पर तो कितनी आएगी, देखो
1/2 mk। s की वैल्यू क्या है, k² t² y/4, और यहां पर अगर वैल्यू डालूं तो क्या आएगी, k4। अगर यहां पर मैं हमने सिर्फ s की वैल्यू डाली है। सी इसको दोबारा देखते हैं एक बार। यहां पर सी यहां पर क्या आएगा, हाँ k² आएगा यहां पर, ठीक है, mk² s, और वैल्यू डालो जरा यहां पर 1/2 m k² की वैल्यू k², और s की वैल्यू k² t²/4। यहां से देखो, तो जब मैं सोल्व करूंगा बच्चों तो जो वर्क डन आएगा वो कितना आएगा, 1/2 m k4 t² डिवाइड बाय ये 8 आ जाएगा। मतलब इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो इसका जो ये वाला ऑप्शन है बिल्कुल ठीक होगा, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करना था। मेन ये चीज़ आपको ध्यान रखनी थी कि एस को डिफाइन करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए भी तैयार हो, जब भी आपको v इन द फॉर्म ऑफ डिस्टेंस मिल जाए तो कभी भी डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना, पहले टाइम के साथ देखो रिलेशन क्या बन रहा है, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं बच्चों, इसको मैं रब कर रहा हूँ फिलहाल। सी देयर इज वन मोर क्वेश्चन। एक स्ट्रिंग से एक हमने कोई सफेयर है उसको हमने टाई किया, यहाँ पर स्ट्रिंग की लेंथ है 10 मीटर, और अगर ये इस पॉइंट ए पर रेस्ट पर था और हमने इसको जब अप्लाइड फोर्स दिया सामने की तरफ जो अप्लाइड फोर्स है डेट इज 200 न्यूटन, इसको 200 न्यूटन हमने सामने की तरफ हॉरिजॉन्टल फोर्स दिया। आपको बताना है कि जब ए से ये बी पॉइंट पर पहुंचेगा तो इसकी इस पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होगी, क्योंकि मैं यहाँ पर इसको छोड़ नहीं रहा हूँ कि रेस्ट पर आ जाए, मैं अप्लाइड फोर्स दे रहा हूँ। अप्लाइड फोर्स देने पर जब ये 60 डिग्री एंगल स्वेप्ट करेगा, आपको बताने कि इस पॉइंट पर कितनी वेलोसिटी गेन कर चुका होगा। हो सकता है कि इसकी एक्सट्रीम पोजीशन ये हो, लेकिन मैं इन बिटवीन यहाँ पर पूछ रहा हूँ कि 60 डिग्री पर जब आपने इसको ऑब्जर्व किया तो उस सफेयर की फाइनल वेलोसिटी क्या थी, और यहाँ से जो एंगल स्वेप्ट है वो कितना हो बच्चों, 60 डिग्री। अगेन कंसेप्ट से करना। यहाँ पर मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ, दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं, एक तो आपका फोर्स एक्ट कर रहा है यहाँ पर अप्लाइड फोर्स, और एक एक्ट कर रहा है यहाँ पर, अगर आप ध्यान से देखो, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। तो इसको इसके अकॉर्डिंग करो और एंगल को ध्यान से देखना जरा। सी इस क्वेश्चन को करना बहुत आसान था। देखो एक चीज जो समझनी है आपने, इस सफेयर पर हमेशा नीचे की तरफ क्या एक्ट कर रही है mg, और सामने की तरफ क्या एक्ट कर रहा है 200 न्यूटन, ठीक है। नीचे की तरफ mg एक्ट कर रही है, सामने की तरफ क्या कर रहा है 200 न्यूटन। अब आप ये देखो कि अगर ये सामने ये एक्स डिस्टेंस कवर कर रहा है तो वो कवर कर रहा है 200 न्यूटन की वजह से, और जो ये ऊपर गया वो इसलिए गया क्योंकि ग्रेविटी कहीं ना कहीं mg थी, और mg ने इस पर नेगेटिव वर्क डन किया, मैं ये बोल सकता हूँ यहाँ पर। अब ये आपने लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन में देखा था कि ग्रेविटी की वजह से यहाँ पर जो नेट वर्क डन है वो कितना आएगा। लिख रहा हूँ यहाँ पर, देखो पहली बात मुझे क्या लिखना है, अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स शुड बी इक्वल टू डेल्टा के ई चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी देखो कितनी है, 0। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कुछ ना कुछ होगी ना, तो मैं क्या लिख रहा हूं, वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स इक्वल्स टू हाफ एम वी इंटू में हाफ एम वी एफ स्क्वायर, यानी कि फाइनल वेलोसिटी जो आपने निकालनी है बच्चों। सी वर्क डन बाय ग्रेविटी आपने अभी करा है, माइनस एम जी इंटू में एल 1 माइनस कॉस थीटा, तो यानी कि माइनस एम कितना है 10, जी भी 10 ले लो, लेंथ कितनी, लेंथ भी 10 ले लो, 1 माइनस कॉस 60 डिग्री प्लस वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स ने हॉरिजॉन्टली मूव करा है, तो इस पूरे ट्रायंगल में ये देखो, अगर आप ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालना चाहो तो कैसे निकाल सकते हो, इसको ऐसे मिला दो यहाँ पर जाकर, इस तरह से लो, मतलब यहाँ पर ऐसे मिला सकते हो इसको आप चाहो तो ऐसे। अगर ये 10 है तो डेफिनेट देखो, इसको आप ऐसे समझो, ये पूरे एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर लो। आपको ये चीज निकालनी है, आप चाहो तो इसको ऐसे निकाल सकते हो कि ये क्या है, एल कोस, देखो आप चाहो तो ऐसे निकाल सकते हो, एल कोस थीटा ये है। अभी मैंने कंसेप्ट समझाया था ना, अगर ये एल कोस थीटा तो देखो आपको अल्टीमेटली ये निकालना है, मतलब ये इज इक्वल टू ये होगा। देखो ध्यान से देखो जरा, ये इज इक्वल टू ये होगा। अगर ये एल कोस थीटा है, ये एल है, तो ये क्या होगा, एल साइन थीटा। कंसेप्ट बिल्कुल आसान है, देख लो बता रहा हूँ। तो ये आ जाएगा आपके पास एल साइन थीटा। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कवर हुआ, तो हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना 200,
हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना 200, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना L sin थीटा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस L sin थीटा, और कैसा वर्क डन है इसके लिए पॉजिटिव, तो इसके लिए क्योंकि सामने जा रहा है तो यहां लगा दूंगा मैं cos 0 डिग्री, पॉजिटिव वर्क डन। तो आपको क्या सोल्व करना है अल्टीमेटली, ये -1000 1 माइनस cos 60 डिग्री प्लस 200 इंटू में L sin 60 डिग्री और cos 01। तो जब आप इसको सोल्व करोगे आपको सामने की तरफ क्या मिल रहा होगा, हाफ m की वैल्यू कितनी है 10 इंटू में v फाइनल का स्क्वायर। जो भी वैल्यू आएगी इसको सोल्व करके, जो भी वैल्यू आएगी, मान लो सोल्व करके इसको आ गया x, तो vf स्क्वायर ये कैंसिल कर दो यहाँ पर, उस x को किससे डिवाइड कर देना, देखो 2 5 से 10, उसको 5 से डिवाइड कर देना, आपको आंसर मिल जाएगा, और साथ में अंडर रूट कर देना। तो कैलकुलेशन पार्ट अपने एंड पर कर लो, मैं सीधा सीधा आंसर बता देता हूँ आपको, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए। आपका आंसर हर हालत में क्या आना चाहिए, 17 मीटर पर सेकेंड, चेक कर लेना, यही आएगा। मेन कंसेप्ट क्या था समझने वाला, कि जब भी पेंडुलम वाला क्वेश्चन मिले आपको पता होना चाहिए कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो वर्क डन होगा बाय ग्रेविटी वो क्या होता है, -mgl 1 माइनस cos थीटा, जो हमने प्रूफ भी किया है, ठीक है। और ये वाली लेंथ अगर निकालनी तो ये क्या होगी, हमेशा L sin थीटा, और ये क्या होगी L cos थीटा। आई होप कि आपको आज वाले लेक्चर में बहुत मजा आया होगा, क्योंकि आज वाला लेक्चर प्योरली कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस को लेकर था और सीबीएसई भी अप्रोच इसमें रही, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसके बाद जल्दी से इसको नोट डाउन करो। आज का जो आखिरी क्वेश्चन है वो मैं बोर्ड पर लिख रहा हूँ, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जितना भी आपने पढ़ा है सारा कुछ इसमें आप कंसेप्ट यूज होने वाला है। देखो, एक इंक्लाइंड सरफेस है कुछ ऐसे, और यहां पर एक कर्व बनी हुई है कुछ ऐसे। ये जो हम्प बना हुआ है ये है 1 मीटर, यहां से लेकर यहां तक का जो ये वर्टिकल डिस्टेंस है बच्चों ये है 4 मीटर। ए से लेकर यहां तक की जो टोटल लेंथ है बी तक, मैं लिख देता हूं, ए से लेकर बी तक की लेंथ है कितनी, 12 मीटर। ए से सी तक जो है वो है 4 मीटर, और जो बी ओ है वो क्या है 1 मीटर। सारा कुछ लिख दिया मैंने यहाँ पर। अगर कोई 30 kg कोई 3 kg का ब्लॉक, सपोज यहाँ पर एक 3 kg का ब्लॉक है, इफ अ 3 kg ब्लॉक इज प्लेस्ड हेयर, और यहां पर उसके पास बाय डिफॉल्ट जो स्पीड है वो कितनी है बच्चों, 2 मीटर पर सेकंड, और वो नीचे की तरफ स्लाइड हो रहा है। और ऐसा देखा गया कि बी तक आते आते इसकी जो स्पीड हो गई वो हो गई 6 मीटर पर सेकंड। आपको यह बताना है इस पूरी जर्नी में इस पर लगने वाला फ्रिक्शनल फोर्स क्या था। फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा। देखो क्वेश्चन समझ आया होगा। एक ब्लॉक 2 मीटर पर सेकंड से नीचे की तरफ स्लाइड हो रहा है, मास इसका 3 kg, ए पर थी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड, नीचे स्लाइड होकर यहां पर आए, बी पर वेलोसिटी होगी 6 मीटर पर सेकंड, हाइट थी 4 मीटर, ए से लेकर ये कर्व की जो लेंथ है ये कितनी है 12 मीटर। आपको बताना है कि कितना फ्रिक्शनल फोर्स लगा होगा, राइट। तो देखो इसको करो जरा ट्राई, फिर हम इसको आंसर करते हैं। क्वेश्चन को जो करने का तरीका है वो बिल्कुल सिंपल है। आपको जो बेसिक्स कंसेप्ट बताए उसके अकॉर्डिंग ही करना है इसको। देखो यहां पर अगर ये ब्लॉक स्लाइड हो रहा है तो इस पर 2 तरह के फोर्स एक्ट कर रहे होंगे डेफिनेटली। देखो एक तो इस पर हो रहा है वर्क डन बाय ग्रेविटी, और दूसरा हो रहा है वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स, जिसकी वजह से क्या आ रहा है डेल्टा के ई। इसी कंसेप्ट से आप फ्रिक्शनल फोर्स निकाल पाओगे। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी की बात करूं, देखो इनिशियल हाइट कितनी है ग्राउंड से 4 मीटर, फाइनल हाइट ग्राउंड से कितनी है 1 मीटर, यानी कि ये जो है कितना इसने डिस्टेंस नीचे की तरफ कवर किया। देखो जरा ध्यान से, ये ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रही है ना हमेशा इस ब्लॉक पर, देखो mg, जिसकी वजह से इसने 3 मीटर वर्टिकली डाउन कवर कर लिया। अगर मैं वर्टिकल डिस्टेंस बोलूं तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना आ जाएगा, mg इंटू में 4 - 1, राइट। 4 - 1 बोल दूं अगर मैं, गलत तो नहीं होगा कुछ, अच्छा ओके। प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन, आपको पता है फ्रिक्शन फोर्स हमेशा नेगेटिव वर्क डन करता है, तो ये क्या आ जाएगा -F
और ये जो डिस्टेंस है कितना है 12 मीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ए से लेकर बी तक, तो माइनस एफ इंटू में 12, क्योंकि ये तो पाथ पे डिपेंड करता है ना, इसलिए मैं क्या लूँगा, ये पूरा पाथ। फ्रिक्शनल फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव, सो इट इज बेसिकली टोटल लेंथ ऑफ ए बी। इसकी वजह से जो काइनेटिक एनर्जी में चेंज आया वो कितना आया 1/2। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई देखो 6, तो मास कितना है 3, तो 3 मास इंटू में फाइनल काइनेटिक एनर्जी के लिए 6 का स्क्वायर माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 1/2, 3 इनिशियल कितनी थी 2 का स्क्वायर। अब यहाँ पर जो वैल्यू मिल रही है आपको, देखो वैल्यू सारी लगानी स्टार्ट करो। यहाँ पर मास कितना है 3, जी के लिए 10, 4 - 1 3, ये कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पर 90, माइनस फ्रिक्शनल फोर्स आपको निकालना है इंटू में 12 इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या आ रहा है 1/2, 3 कॉमन लिया मैंने, 6 का स्क्वायर यानी कि 36 - 4, राइट। तो यहाँ से मैं अगर सोल्व कर दूँ ये कितना आ रहा है माइनस एफ इंटू में 12 इक्वल्स टू, अगर इसको सोल्व करें हम ये क्या आ रहा है 1/2, 3 इंटू में 36 - 4 32, राइट। और जो 90 उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस। अगर इसको हम सोल्व करें तो सोल्व करके कुछ बात बन रही है नहीं, तो लो माइनस एफ इज इक्वल टू 1/2 इंटू में 3 इंटू में 32 माइनस 90, और दोनों के अपोन में क्या चला जाएगा 12। अब यहाँ पर सारा खेल कैलकुलेशन का है बच्चों, तो कैलकुलेशन को देखते हैं, सोल्व करते हैं इसको। तो बच्चों जब इसको आप सोल्व करोगे तो जो आपको आंसर मिलेगा वो कितना मिलेगा 3.5 न्यूटन, राइट। तो फ्रिक्शनल फोर्स तो पॉजिटिव होगा, लेकिन वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स नेगेटिव होता है। आई होप कि आपको आज के लेक्चर में मजा आया होगा। तो लेक्चर को फिनिश करते हैं कमेंट बॉक्स क्वेश्चन के साथ। तो कमेंट बॉक्स क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, देखो। तो बच्चों जो कमेंट बॉक्स क्वेश्चन है वो बिल्कुल सिंपल दे रहा हूं आपको आज। सपोज एक इंक्लाइंड प्लेन है, किसी ब्लॉक को, अच्छा ये एंगल दे रखा है मान लो 37 डिग्री, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी है। किसी ब्लॉक को हमने किसी v1 वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया और कुछ ऐसा हुआ कि ये ब्लॉक बिल्कुल टॉप पर गया और स्लाइड होकर वापस आ गया इसी पॉइंट ए पर, यानी कि ये ब्लॉक ऊपर गया जब आपने इस पर कुछ फोर्स लगाया और स्लाइड होकर वापस नीचे आ गया। मेरा क्वेश्चन है व्हाट इज वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स इन दिस एंटायर जर्नी। और यहाँ पर ऐसा बोला गया कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 10 मीटर पर सेकेंड, और जो और डाटा गिवन है वो भी लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। ब्लॉक का जो मास है वो कितना है 1 kg, राइट। तो यही डाटा गिवन है और ऑप्शंस क्या है लिख रहा हूँ मैं, ऑप्शंस भी 0 -50 जूल, -100 जूल और 50 जूल। आपने बताना है कितना वर्क डन होगा बाय द फ्रिक्शन। सो इस तरह से इस लेक्चर को आज फिनिश करते हैं बच्चों। आई होप कि आप कंसेप्ट को लगा पाओगे, और अगली वीडियो में हम करेंगे पोटेंशियल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन के ऊपर कुछ क्वेश्चंस, राइट। तो मिलते हैं आपसे बच्चों अगले लेक्चर में।